इसका जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कम हो गया है। लेकिन फिर भी मेरा नी के यहाँ से स्पेस भी बहुत अच्छा है। इवन मैंने पीछे बैठ के भी देखा है, पीछे भी बहुत कंफर्टेबल सीट है एंड कुशन भी अच्छा है, सो कंफर्टेबल। हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए अगर गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है इससे। तो 6 फीट 2 इंच होने की वजह से क्या होता है कि जो हैरियर का डैशबोर्ड है तो वो थोड़ा सा लोअर है, तो वो मेरे नी को लगता था, सो दैट वाज नॉट सो कंफर्टेबल लॉन्ग रन के लिए। एकदम तुरंत क्विक पिकअप लेना है हाईवे पे तभी स्पोर्ट्स मोड डालता हूँ। ऑलमोस्ट सिमिलर टू इनोवा कंफर्ट है, पीछे 3 जन भी आराम से बैठ जा सकते हैं। तो मुझे कभी ऐसा फील हुआ नहीं कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हुआ है या स्टेबिलिटी, क्योंकि मैंने उसको ऑलमोस्ट 190 के ऊपर भी चला है। अच्छा, 190 के ऊपर? 190 के ऊपर। प्लस मम्मी को भी थोड़ा सा पैर सूजन वगैरह आता है, सो शी कैन लाइक लीन कर सकती है, वो आराम से बैठ सकती है। हमारा कंफर्टेबल ड्राइविंग होता है, हम लोग पहुंचने के बाद भी उसको रिलैक्स्ड रहती है। 40 to 50% बाहर ही चार्ज किया है। अच्छा, मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आया चार्जिंग का। हम 5 जन थे और पूरा लगेज भी भरा हुआ था। देन टू आराम से ये 120 टच हो गई। 2 दिन इनफ है, मतलब 2 दिन एवरी अल्टरनेट डे में चार्ज को लगाता हूँ। मैंने सोचा कि पीपीएफ ना जाते हुए अगर 4-5 साल के बाद मुझे रिपेंट करना है तो मैं तब रिपेंट कर लूँगा। वो टाइम पे जो कलर चाहिए वो कलर चढ़ा सकता हूँ मैं। मैंने अभी तीनों गाड़ी चलाई है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है। इवन स्टीयरिंग देखा तो बहुत स्मूथली, एकदम लाइक सॉफ्ट मूवमेंट रहता है उसका। अगर 0 to 100 देखे तो ऑलमोस्ट 18 to 20 आवर्स में हो जाता है फुल चार्ज, बट 6 to 8 आवर्स में 50% आराम से हो जाता है, जितना डेली के लिए इनफ है। 8 साल तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। और 8 साल में तो ये मूड ही बदल जाएगा। ईवी प्रोडक्ट के लिए जो लेबर यूज होता है, सो दोज आर ट्रेंड लेबर। तो जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं तो मॉम अपना पीछे वाला सीट छोड़ती नहीं है, तो मतलब मॉम को बहुत कंफर्टेबल लगता है बैक साइड में। कंजस्टेड एरिया में से निकालना होगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे डिटेक्शन भी देता है, लाइक इस साइड से कोई आ रहा है तो कोलिजन रहेगा। अभी क्या हो गया है कि पूरी फैमिली जब सेल्टॉस से इसमें स्विच हुई तो उनको डोर सॉफ्टली लगाने की आदत हो गई है, बट इसको थोड़ा सा हार्ड पुश करना पड़ता है। थोड़ा सा हेवी डोर है। अगर मैं घर पे चार्ज करता हूँ तो ऑलमोस्ट पर किलोमीटर मुझे गिर रही है। तो रेंज मुझे जो अभी फिलहाल मिल रही है, अगर मैं सिटी की बात करूँ तो अप्रोक्सीमेटली मैक्स मिल रही है मुझे सिटी में। एंड इन टर्म्स ऑफ हाईवे तो एक मिल जाता है। मेरे को तो बस इतना ही बोलना है कि किया इंडिया ने थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है ललित और आज अपने साथ एक ऐसी कार है, ऐसी एक व्हीकल है जो कि प्रैक्टिकली फीचर लोडेड है एंड साथ ही में जिसकी रनिंग कॉस्ट है ना वो ना के बराबर है। तो गाड़ी तो आज आप देख ही सकते हो सामने। आज अपने साथ है 2025 की किया कैरेंस क्लाविस EV। सो टुडे वी विल डू द ओनरशिप रिव्यू ऑफ दिस किया कैरेंस क्लाविस EV विद द ओनर। सो आज हम जानेंगे इसके पॉजिटिव नेगेटिव, इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल कहानी फ्रॉम द ओनर। So guys, if you are planning to buy this Kia Carens Clavis, especially in the EV option, so the video and the feedback from the owner would be helpful for your further and future decision. So अगर लेने की सोच रहे हो तो एंड तक जरूर देखना, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम बुलाते हैं इस फीचर लोडेड EV के ओनर को, जो कि हिमांशु जी। आ जाइए हिमांशु जी एक बार फ्रेम में। यस, बहुत बहुत वेलकम है अपने इस चैनल पे। थैंक यू। ओके, आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दीजिए दोज आर वाचिंग द वीडियो। ओके, सो बेसिकली माय नेम इज़ हिमांशु राठौड़। हम एक्चुअली पेस्ट कंट्रोल और फिमिगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हमारे कंपनी का नाम है सेवा फैसिलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। हमारा हेड ऑफिस पुणे में ही है और हमारे ऑलमोस्ट 15 ब्रांचेस है अक्रॉस इंडिया। तो हम बेसिकली पेस्ट कंट्रोल जो होता है तो B2B सेगमेंट, मतलब कंपनीज जो रहते हैं उनके लिए पेस्ट कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं। ओके, बेसिकली आपका इसका बिजनेस है पेस्ट कंट्रोल Yes. का। सो गाइज, इफ़ यू आर वाचिंग द वीडियो फ्रॉम पुणे और नियर बाय, सो जो इनका बिजनेस है, अगर आपको इसकी फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी सर्विसेज चाहिए, सो यू कैन गो फॉर दिस। आप इनके जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं सारे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। सो हिमांशु जी, वी विल स्टार्ट विद सम बेसिक क्वेश्चंस। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही रहेगा, आपने ली कभी गाड़ी?
ये एक्चुअली मैंने लास्ट मंथ अक्टूबर में ली, 2 अक्टूबर, Okay. दसरा के दिन. यस. अच्छा, तो लास्ट मंथ में लिया आपने. Yeah. एंड हाउ मच किलोमीटर्स ड्रिवन? ये ऑलमोस्ट 5260 प्लस चल गई है. 5000 के ऊपर हो गई है. यस. और एट दैट टाइम हाउ मच डज इट कॉस्ट ऑन रोड? मुझे अप्रोक्सीमेटली 25 lakhs 60,000 पड़ा था ये ऑन रोड. lakhs. ओके. यस. इसमें रोड टैक्स एंड ऑल एवरीथिंग सब इंक्लूडेड. कोई एक्सेसरीज वगैरह ऐड ऑन किया आपने इसमें? एसेसरीज कंपनी ने बहुत सारे सजेशन दिए थे, बट आई प्रिफर्ड कि जितना कम एसेसरीज हो उतना बेटर है. तो मैंने इसको मड फ्लैप लगाया है, विंड वाइजर, ये रेन वाइजर लगाया हुआ है, फिर बाद में अंदर मैटिंग डाला हुआ है, 3D मैटिंग, जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं. वैसे मैं बता दूं ये टॉप एंड वेरिएंट एचटेक्स. यस यस, दिस इज द टॉप एंड वेरिएंट. इसमें एक्सेसरीज की वजह से तो जरूरत है ही नहीं, टॉप एंड ऑलरेडी है. करेक्ट. हाँ, सो नॉर्मल जो सीट कवर्स वगैरह वो भी पहले से आते हैं इसमें. हाँ, इसके सीट कवर्स सब वही है, कंपनी फिटेड. हाँ, हाँ. एक्चुअली इसमें कैसा है कि ये जो टॉप एंड वेरिएंट है तो इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है ना, आपको कैमरा डालने की ज़रूरत है. एक्चुअली इसमें एडास भी है, एडास लेवल 2, 360 डिग्री कैमरा है. फिर बाद में आगे के फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स है, ऑल सीट्स आर लेदर. तो मुझे नहीं लगा कि और कुछ डालने की ज़रूरत है. कुछ है ही नहीं जरूरत, इतना ऑलरेडी पहले से. यस, करेक्ट. ओके. इससे पहले कौन कौन सी कार ओन कर चुके हो? मेरे पास पहले सियाज थी, उसके पहले स्विफ्ट थी, बट मैंने सियाज स्विच किया था विथ सेल्टॉस. फिर बाद में कैसा है कि हमारा बिजनेस है तो हमको ट्रैवल करते रहना पड़ता है, तो सेकेंड व्हीकल मैंने लिया था बलिनो लास्ट ईयर इन जनवरी. और जैसे बिजनेस बढ़ते जा रहा था, फिर ट्रैवलिंग भी बहुत बढ़ रहा था, सो आई प्रिफर कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी घर पे रहना चाहिए. सो दिस इज माय थर्ड व्हीकल एट होम. ओके. यस. और इससे पहले आपके पास सेल्टॉस भी है ना? सेल्टॉस है, किया की, डीजल में वो. डीजल ऑटोमेटिक. ओके. सो आपने जैसे कि कहा कॉस्ट आपकी ऑन रोड 25 लाख के ऊपर है. यस. सो उस प्राइस पॉइंट पे देखा जाए ना अभी, मतलब ऑप्शंस लिमिटेड है, बट है ऑप्शन, ऐसा देख मतलब है ऑप्शन. डेफिनेटली. जैसे कि अभी टाटा हैरियर खुद हो गई ईवी, Yes. और एमजी की विंडसर हो गई, क्रेटा की, मतलब क्रेटा भी ईवी में आती है, वो भी हो गई. यस. सो बाकी जो पेट्रोल डीजल की बात करें उसमें तो आपको अनलिमिटेड ऑप्शन मिल जाएंगे इस प्राइस पॉइंट. करेक्ट. मतलब स्कॉर्पियो एन वगैरह वगैरह जो भी है. Yes. और इलेक्ट्रिक में भी XCV 9 भी है महिंद्रा की. सो गोइंग थ्रू ऑल दिस में ये मेजर क्वेश्चन यही रहेगा, व्हाई दिस किया कैरेंस क्लाविस एंड स्पेशली इन ईवी? तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, हाँ. तो मैं और मेरे फ्रेंड ने क्रेटा बुक की थी ऑलमोस्ट. आई वाज प्लानिंग कि बलिनो सेल करके मैं क्रेटा लूँ, ओके. बट पता नहीं क्या हुआ, बाय गॉड फेस की लक, कि मैंने वो प्लान ड्रॉप किया और फिर 5-6 महीने के लिए रुका. फिर बाद में मैंने सोचा कि चलो बड़ी गाड़ी लेते हैं 7 सीटर में. ओके. तो 7 सीटर जब मैं देख रहा था इन इंडिया, एक तो फोर्ड चली गई, तो एंडेवर नहीं है. फिर ग्लॉस्टर थी और फॉर्च्यूनर थी. फॉर्च्यूनर अच्छे है नो डाउट, बट अगर लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो कंफर्ट हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, वो अच्छी नहीं. तो फिर बाद में ग्लॉस्टर देखने गया, तो ग्लॉस्टर के साइड में इलेक्ट्रिक दिखी मेरे को, ईवी विंडसर. तो तब मेरा माइंड स्विच हुआ कि चलो एक काम करते, 2 गाड़ी तो है ऑलरेडी, तो ईवी में स्विच करते. तो विंडसर देखी, फिर बाद में तभी रिसेंटली ये लॉन्च हुई थी इलेक्ट्रिक. फिर बाद में महिंद्रा की भी देखी, हैरियर भी देखी, बट हैरियर का एक प्रॉब्लम आ रहा था कि जैसे आई एम 6 फीट अबव, तो 6 फीट 2 इंच होने की वजह से क्या होता है कि जो हैरियर का डैशबोर्ड है तो वो थोड़ा सा लोअर है, तो वो मेरे नी को लगता था. सो दैट वाज नॉट सो कंफर्टेबल लॉन्ग रन के लिए, तो वो स्किप हो गया. सेकेंड वॉज ये महिंद्रा का XCV 9. नो डाउट बहुत अच्छी गाड़ी है. अगर मेरे पास लमसम अच्छा खासा पैसा रहता, हाँ. और देर वॉज नो एनीथिंग बजटेड, तो मैं वही लेता. बट उसमें बस इतना ही प्रॉब्लम है कि इससे 7-7.5 लाख ज़्यादा मुझे देना पड़ता था, हाँ. डिस्पाइट कि दैट इज़ अ 5 सीटर कार. इनफैक्ट ये 7 सीटर है. तो अगर कंफर्ट एंड लग्जरी देखते तो नो डाउट ये उससे बेटर है. सो आई चूज फॉर किया. अच्छा, बाकी इसमें आपको कंफर्ट वगैरह ज़्यादा मिल रहा है Yes. कंपेयर टू अदर व्हीकल्स. करेक्ट. एंड सेकेंडली मेन मतलब ऐसा है कि पहले ही मेरे पास किया सेल्टॉस है, तो मुझे किया का वेरी वेल एक्सपीरियंस है. तो अभी तक मुझे सेल्टॉस को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. इनफैक्ट अगर मैं एक भी कॉल कर दूँ तो नियर बाय के जो भी शोरूम रहेगा या सर्विस सेंटर रहेगा, वहाँ से मेरे को फीडबैक आ जाता है और मेरा काम जल्दी से हो जाता है. तो अभी तक मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम आया नहीं किया. सो वो ट्रस्ट फैक्टर जो बोलते हैं, सो दैट वाज देयर फॉर किया.
ओके, आपको मतलब जो भी सर्विस वो सब कुछ किया कि अच्छी लगी वैसे, यस यस यस, तो वापस आपके यहाँ पे ही आए। हाँ करेक्ट। सो एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, परफॉर्मेंस तो ठीक है अपन अंदर बैठ के बात करेंगे, Yeah. बट तो भी आप डीजल पे गए पहले, फिर पेट्रोल पे बलिनो पे शिफ्ट हुए, फिर वापस ईवी पे आए, तो कैसा कुछ डिफरेंस लगा आपको? वैसे तो सेगमेंट वाइज हाँ, बड़ी अगर- आपको, हाँ वेल साइज एसयूवी सेल्टॉस, फिर हैचबैक लिया आपने, फिर वापस एमपीवी में आए, तो कैसा कुछ डिफरेंस है? सेल्टॉस मेरा लेने का एक मेन था कि पहले जैसे मेरे पास सियाज थी तो वो सीडान सेगमेंट में है, तो मैं सोच रहा था कि एक एंट्री लेवल एसयूवी देखते जो अच्छी रहे, डिसेंट रहे, फैमिली के लिए कंफर्ट रहे, तो सेल्टॉस मैंने देखा और वो मुझे बहुत जल्दी मिल रही थी। हाँ वेराज मैंने तब महिंद्रा XUV 700 भी देखा था, बट उसके लिए सबको पता है वेटिंग पीरियड बहुत है। हाँ तो सेल्टॉस ऐसा था कि जो गाड़ी मुझे चाहिए थी वो मेरे को दिखने को मिल रही थी व्हेन आई वाज परचेसिंग। वो देखा, चलाया, डैड को चलाने दिया, तो उनको फर्स्ट ट्रायल में ही बहुत अच्छी लगी, तो मैंने वो ली। बलिनो ऐसा था कि चलो ठीक है, दूसरी एक गाड़ी एक रखते हैं घर के लिए, छोटी गाड़ी सिटी में मैन्यूवर करने के लिए बहुत अच्छी है, तो इसलिए सेकेंड आई चूज बलिनो। ओके। बट जैसे जैसे मैंने बोला कि बिजनेस एक्सपांड होते गया, ट्रैवलिंग बढ़ते गया, तो मैं सोचा कि चलो एक और बड़ी गाड़ी देखते हैं, और ईवी जस्ट क्लिक हुआ एंड नो डाउट कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा ऑप्शन चूज़ किया है मैंने। ओके, तो इस वजह से आप इस Yes. क्लाविस पे आए। और सबसे मेन बात, मतलब अगर ट्रैवलिंग देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़ गया अभी फ़िलहाल। हाँ हाँ जहाँ देखो वहाँ पे हमें ईवी चार्जर है अवेलेबल, तो मुझे अभी तक जैसे अभी ये विद इन 40 डेज 5000 प्लस किलोमीटर चल गई है। इनफैक्ट मैंने ये ऑलमोस्ट 40 to 50% बाहर ही चार्ज किया है। अच्छा। मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आया चार्जिंग का, ना कहीं पे ऐसा था कि बंद था चार्जर या बहुत लाइन था या कुछ ऐसा कुछ नहीं। ओके, सो मैं अभी शोरूम एक्सपीरियंस के बारे में पूछना चाहूँगा, लेकिन Yes. उससे पहले मुझे ये बताइए इसकी रिसर्च कैसे स्टार्ट हुई, यानी कि यहाँ तक लेने तक रिसर्च वगैरह कैसे कुछ पहुँचे इस पे आप? तो जैसे मैंने बताया, तो ग्लॉस्टर देखने गया था मैं, हाँ वहाँ से फिर आँख गई विंडसर पे। तो विंडसर मेरे एक फ्रेंड के पास है, मैंने चलाई भी है, तो मैं बस ऐसे ही बैक ऑफ द माइंड कैलकुलेट कर रहा था कि ग्लॉस्टर लेने से अच्छा है हाँ कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं, उसमें एक तो मेरा ट्रैवलिंग ज़्यादा है तो पैसा बहुत बचेगा। जो इनिशियल जो हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, क्योंकि ग्लॉस्टर वॉज कमिंग नियर अबाउट 52 lakhs, तो विंडसर मुझे पड़ रही थी टॉप एंड मॉडल नियर अबाउट 19 lakh समथिंग। ओके, तो तो 19 तक पड़ रही थी वो भी? हाँ, जो टॉप मॉडल प्रो जो है हाँ। 18-19 समथिंग, तो वो देखा। फिर बाद में इलेक्ट्रिक में और मैं इन डेप्थ जाते गया, तो जब मैंने किया ली थी तो जो सेल्स पर्सन है तो वो मेरे साथ कांटेक्ट में था, तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास ईवी कौन सी है, तो उन्होंने बोला कि सर एक नया प्रोडक्ट आया है हाँ। क्लेविस ईवी बोल के, आप बस एक बार टेस्ट कर लो। तो आपको पता है कि पुणे में वाकड साइड में किया का नया शोरूम आया है, अमन की, हाँ। यस अमन किया, तो वहाँ पे मैंने देखा ये गाड़ी। फिर उसके पहले टाटा मोटर्स का एक है शोरूम, वहाँ पे मैंने हैरियर देखी, और टुवर्ड्स बानेर साइड में हमने महिंद्रा की देखी। तो एक ही दिन में तीनों गाड़ी हमने चला के देखा, एंड तभी मुझे समझ में आ गया था कि कंफर्ट एवरीथिंग अगर टोटल पैकेज देखे और ये प्राइस सेगमेंट में, सो दिस वाज दी व्हीकल विच आई प्रिफर्ड, क्योंकि मुझे बेस्ट लगा। क्योंकि हम जब भी बाहर भी जाते हैं तो एटलीस्ट 4 पीपल रहते हैं, और जैसे हमारी फैमिली भी बड़ी है तो कभी कभार हमारे फ्रेंड सर्कल बोलो या फैमिली में के, तो वो आ जाते हैं, तो 4+ हो जाता है, तो इसमें सामान भी बैठ जाता है और कंफर्टेबल है। और टू बी फ्रैंक, इसका सेकेंड रो बहुत कंफर्टेबल है। लोगों को लगता है, बाहर से लगती है ये गाड़ी छोटी होगी इन टर्म्स ऑफ कंपेयरिंग विथ इनोवा, बट नो डाउट इसका कंफर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे घर पे इनोवा भी थी प्रीवियस जनरेशन, तो मैंने वो भी चलाई है। और अगर मैं उसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ विद इन कंफर्ट, तो ये नो डाउट उसको मार्क दे सकती है। अच्छा, यस ओके। यू साइड आपने मतलब टाटा हैरियर वगैरह वो भी देखी? यस, सारे आपने कंसिडर किए पॉइंट, मतलब कंफर्ट वगैरह इसमें, Correct. बट एक फैक्टर आता है बिल्ड क्वालिटी का। आपकी इतनी रनिंग भी है, मतलब गाड़ी में रहते हो बाहर ऑलमोस्ट, तो बिल्ड क्वालिटी का ऐसा कुछ लगता नहीं कि उनमें आपको अच्छी मिल जाती है? महिंद्रा हो गई, टाटा हो गई, इसमें इतनी खास नहीं है बिल्ड क्वालिटी? करेक्ट पॉइंट है कि जब हम देखते हैं कि रोड कंडीशन हो गया हाँ आज का, और फिर बाद में लोगों का रैश ड्राइविंग,
फिर बाद में इतने ट्रक्स है और मेरा कैसा है कि मेजरली हाईवे पे चलाता हूँ तो वहाँ पे ट्रक हो गया। रात के टाइम में आई यूजुअली अवॉइड ड्राइविंग एट नाइट। मतलब हमारे घर पे ही ऐसा रूल है कि आफ्टर 7 PM सो जहाँ पे भी होगे वहाँ पे जल्दी से रुक जाओ। रूम चाहिए तो रूम ले लो, रुक जाओ, ज़्यादा ट्रैवल करना नहीं है। सही है। सेकेंडली कि सेफ्टी, इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी अगर मैं बात करूँ तो सेल्टॉस से अभी तक जो मेरी दूसरी गाड़ी है किया की, तो मुझे कभी ऐसा फील हुआ नहीं कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है या स्टेबिलिटी, क्योंकि मैंने उसको ऑलमोस्ट 190 के ऊपर भी चला है। अच्छा, 190 के ऊपर? 190 के ऊपर। हाँ। ओके, तो मुझे कभी भी ऐसा फील हुआ नहीं कि वो गाड़ी अनस्टेबल है या सेफ्टी का कुछ पॉइंट है। हाँ, एक बार न्यूज़ आया था जिसमें सेल्टॉस 2 टुकड़ों में बट गई थी। बट आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड सेफेस्ट कार जो है वॉल्वो, उसके ऊपर कंटेनर गिरा था, क्या हुआ था? वो भी तो क्या, वो ऐसा है, रोल्स रॉयस सेफ्टी भी तो नहीं बची। हमारे हाथ में है। ये गाड़ी तो सेकेंडरी सेफ्टी है। आप कैसे चलाते हो, कैसे मैन्यूवर करते हो, क्या स्पीड पे रखते हो। सो आई जनरली बिलीव कि मैंने बस ये गाड़ी और सेल्टॉस गाड़ी दोनों, इनफैक्ट बलिनो भी मैंने बस टेस्ट के लिए देखा था कि ये कितना मैक्स जा सकती है। इनफैक्ट मैंने इसका भी देखा था, दिस व्हीकल गोज अबाउट 170 मैक्स स्पीड पे। सेल्टॉस 195 198 तक चली जाती है। तो मैंने टेस्ट किया है, बट उसके बाद कभी रैश ड्राइविंग बोलो या इतना फास्ट नहीं चला है। मतलब टेस्ट वगैरह किया हुआ है? यस, टेस्ट वगैरह किया है, कंफर्ट चेक किया है, ऑफ रोडिंग भी करके देखा है। इवन सेल्टॉस तो मैंने मेरे गांव में खेत में भी चला के देखा है। तो नो डाउट सेल्टॉस इज़ वेरी परफेक्ट कार और उसके वजह से ही मैंने किया चूज़ किया। यस। सो जैसे कि मैं बोल रहा था शोरूम एक्सपीरियंस, सो ये आपने कौन से शोरूम से लिए? ये जैसे मैंने बताया अमन किया। सो एक्सपीरियंस कैसा शोरूम का है, उनका बिहेवियर, ट्रीटमेंट वगैरह फ्रॉम बुकिंग से लेकर टिल डिलीवरी तक? तो अमन किया के साथ ऐसा है सेकंड टाइम यस, तो जिससे मैंने पहले गाड़ी ली थी तो उनको ही मैंने कॉल किया था कि जस्ट मुझे हेल्प कर दो कि ऐसा ऐसा है मेरा, तो आई एम स्विचिंग ओवर टू EV। तो उन्होंने मेरे को बोला कि सर एक काम कीजिए, आप आ जाइए मेरे पास, इनफैक्ट एक गाड़ी है अवेलेबल देने के लिए। तो मैं गया उनके पास, इसका नीचे का वेरिएंट था विच वाज जो सेकेंड बैटरी पैक जो है छोटा वाला, वो वाला था। तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है, एट इंस्टेंट स्टार्टिंग के लिए वो देखते हैं। बट जब हमने घर पे डिसाइड किया तो बोला कि चलो इतना नीड तो नहीं है अर्जेंसी का, तो हमने सोचा कि फिर चलो टॉप एंड देखते, बिकॉज इसमें कैसा है कि एडिशनल फीचर्स बहुत सारे, जैसे ADAS हो गया, 360 डिग्री कैमरा हो गया, वेंटिलेटेड सीट्स हो गए, पूरे ऑल लेदराइट सीट्स है। अच्छा, तो फीचर्स वगैरह। बट इसका वेटिंग पीरियड कितना था? टू बी फ्रैंक वेटिंग पीरियड मुझे कुछ लगा नहीं, क्योंकि जब मैंने बुक किया तो उन्होंने बोला कि सर 10 दिन में गाड़ी आ जाएगा। तो मैंने ही उनको रोक के रखा था कि मुझे दशहरा को ही चाहिए था। तो मैंने बुकिंग किया था एंड ऑफ अगस्त में। जब मैंने सब डिस्कवर किया, सब गाड़ी देख लिए और मेरा फाइनल हो गया था कि मुझे क्लेविस EV ही लेना है, तो मैंने अगस्त में बुकिंग कर दिया था। उन्होंने बस मुझे पूछा कि सर आपको डिलीवरी कब तक चाहिए। मैंने बोला कि डिलीवरी को टाइम है 2 अक्टूबर चाहिए। तो बोले कि ठीक है सर, तो हम आपको जितना जल्दी चाहिए उतना जल्दी है। इनफैक्ट 10 दिन पहले ही बिफोर डिलीवरी ये गाड़ी शोरूम में खड़ा था। उनका मेरे को कॉल आ रहा था कि सर आपका गाड़ी खड़ा है, आपको कुछ PPF करवाना है या सिरेमिक कोटिंग करवाना है या एसेसरीज एक्स्ट्रा लगाना है, जो भी करना होगा सर हम करवा के देते हैं। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट माय प्रीटी कार, दैट्स इट। कुछ कोटिंग वगैरह नहीं करवाई आपने? नहीं PPF वगैरह नहीं। एक्चुअली कैसा है कि मैंने सेल्टॉस को भी नहीं करवाया। एट इनिशियल मैंने सिरेमिक कोटिंग किया था। तो ऐसा है कि ये गाड़ी का सेगमेंट जो है ना, तो दीज आर बिलो 30 lakhs। तो सिरेमिक कोटिंग करवा के लेते हैं तो वो ठीक है, बट PPF कोटिंग अगर हम कॉस्टिंग भी देखते हैं तो अगर अच्छा PPF बोला तो दैट इज अबव 1 लाख। और इसका अगर रीपेंट हम बोलते हैं, इनफैक्ट अगर शोरूम से ही कर लेते हैं तो वो ऑलमोस्ट नियर टू रियल ओरिजिनल व्हीकल है। मतलब एकदम सिमिलर नहीं रहेगा, 19-20 का फ़र्क आएगा, बट वो भी मतलब मैंने जब कैलकुलेट किया तो 50 to 60,000 में पूरा रीपेंट हो जाएगा।
तो इसलिए मैंने सोचा कि पीपीएफ ना जाते हुए अगर 4-5 साल के बाद मुझे रिपेंट करना है तो मैं तब रिपेंट कर लूँगा। वो टाइम पे जो कलर चाहिए वो कलर चढ़ा सकता हूँ मैं। नहीं, मैं पीपीएफ का पॉइंट पूछता हूँ ना कुछ ओनर को, उनका भी ऐसा ही रहता है। हाँ। पेंट का ऑप्शन बेटर है या पीपीएफ करवाने से। इफ़ यू आर गोइंग अबव 50 लाख, अगर 50 लाख के ऊपर का गाड़ी है तो आई विल प्रीफर पीपीएफ। बट अगर उससे नीचे है तो मुझे लगता है कि रिपेंट करवा लो, सेकेंड टाइम जो कलर चाहिए वो कलर चढ़ा दो फिर। नहीं, बेटर है। यस। ओके, सो पहली बार आपने देखी कब क्लैविस, मतलब पहली बार कहाँ पे क्लैविस इनफैक्ट मैंने शोरूम में ही देखा। हाँ हाँ, इसका जो पेट्रोल डीजल वेरिएंट है वो मैंने बाहर देखा है। हाँ जब क्लैविस ये कारेंस क्लैविस आया था तो मुझे अच्छा लगा था उसका लुक। क्लैविस से पहले नॉर्मल कैरेंस था। हाँ, नॉर्मल कैरेंस था। हाँ। तो वो इतना अच्छा नहीं लगा था मुझे अट्रैक्टिव। बट जब ये गाड़ी आया क्लैविस तो बहुत अच्छी लगी, मतलब थोड़ा कुछ तो अलग यूनिक सा डिज़ाइन था इसका। अच्छा, ओके, कुछ ऐसे खास चीज़ें, मतलब ऐसे जिसने आपको इस गाड़ी ने अट्रैक्ट कर दी कि अभी कंफर्म हो गया ये लेनी है? व्हाट द Comfort. थिंग्स की कंफर्ट, यस। बस एक ही चीज़ आपको अच्छी लगी मतलब? जब मैं बैठा और गाड़ी चलाया हाँ। तो जो कंफर्ट था ना, और नो डाउट कोई भी ईवी गाड़ी ले लो उसमें पिकअप तो बहुत अच्छा है। तो मतलब उसमें तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते। हाँ। क्योंकि जो नॉर्मल पेट्रोल और डीजल गाड़ियाँ देती है पिकअप एंड पावर, तो अबाउट 20 lakhs ये सब गाड़ी आराम से उससे ज़्यादा ही देते हैं। तो मुझे अभी तक ये गाड़ी के साथ कहीं पे लैग नहीं लगा, कुछ नहीं। द मेन पॉइंट जो मेरे लिए आप बोल सकते हो टर्निंग पॉइंट, हाँ। ये प्राइस पॉइंट पे इतना अच्छा कंफर्ट वो, और सेकेंडली कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत अच्छा है। जो नॉर्मल क्लेविस है तो उससे ऑलमोस्ट मुझे लगता है 5 mm ज़्यादा है इसमें, 5 और 10 mm। तो इसका ऑलमोस्ट 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो मैंने अभी तक जितना चला है मुझे कहीं पे भी ऐसा इशू नहीं आया कि कोई स्पीड ब्रेकर पे जाते वक्त धीरे से ले लूँ या नीचे लगेगा, क्योंकि इसका बैटरी पैक नीचे है। हाँ। तो एक डर रहता है कि नीचे लग सकता है ये। तो मुझे अभी तक कहीं पे भी इशू नहीं आया है। इनफैक्ट मैंने बैड पैचेस में भी चलाया है गाड़ी, तो वहाँ पे भी मुझे कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया अभी तक। ओके, यस। सो अभी इसमें इसकी हेडलैम्प्स का रिस्पॉन्स कैसा है नाइट के टाइम पे? इट इज़ प्रिटी गुड। अगर मैं मेरे सेल्टॉस के साथ भी कंपेयर करता हूँ तो इसका मुझे बेटर लगा। ओके, यस। ऐसा कुछ लगता नहीं और अपग्रेड करने की ज़रूरत है बाहर से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ज़रूरत नहीं लगती है। हाईवे वगैरह पे? नहीं नहीं नहीं। सेकेंडली सिटी में जब हम चलाते हैं तो मेजरली हमें पता है कि हर जगह पे स्ट्रीट लाइट्स है। हाँ। तो वहाँ पे आप कितना भी अच्छा लाइट लगा दो तो कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ। क्योंकि इवेंचुअली पहले स्ट्रीट लैम्प का इतना पावर है तो आपको लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। वेयर इन टर्म्स ऑफ हाईवे, जब हम हाईवे पे चलते हैं तो जैसे मैंने इसको रात में समृद्धि पे भी चलाया है और जो अपना पुणे बैंगलोर हाईवे है वहाँ पे भी चलाया मैंने, तो मुझे रात के टाइम में भी कहीं पे भी अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं आया इसका लाइट मुझे अपग्रेड करना चाहिए या इसका जो थ्रो है वो कम है, ऐसा कुछ नहीं लगा अभी तक। ओके, बाकी इसमें अलॉयज जो आते हैं, ये अलॉय है क्या सिर्फ लुक के लिए दिए हुए? नहीं नहीं नहीं, ये कम्प्लीटली अलॉयज है। हाँ। डायमंड कट अलॉयज जो बोलते हैं तो वो नॉर्मल क्लैविस में अलग आते थोड़े। हाँ हाँ हाँ, यस। नॉर्मल में अलग क्लैविस में रहते थोड़ा अलग आता है। हाँ। इनको क्या किया है कि इन्होंने थोड़ा सा एरोडायनेमिक अलॉयज बनाए, जिसके वजह से कंपनी का क्लेम है कि थोड़ा बहुत इसका जो फ्रिक्शन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो कम हो गया है। तो जो गाड़ी को बैक पुल करता है तो वो इन्होंने रिड्यूस किया है। ओके, अब इसके बैटरी पैक की बात करें ना, इसमें मिलता है 51.4 किलोवाट आवर का बैटरी, जिसमें 169 bhp की पावर एंड 255 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। सो बैटरी में तो ठीक है, बैटरी अच्छी इसमें जो मिल जाती है, बट मेन जो इस बैटरी के रिलेटेड क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन उसके रिलेटेड रहेगा, जैसे कि व्हाट द ऑफिशियल जो रेंज है क्लेम की, कंपनी ने कितनी क्लेम की है, एंड व्हाट द रियल वर्ल्ड यू आर गेटिंग इन सिटी एंड एज वेल एज इन हाईवे? तो अगर बैटरी की बात करें तो रेंज मुझे जो अभी फ़िलहाल मिल रही है, अगर मैं सिटी की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 400-420 मैक्स मिल रही है मुझे सिटी में। एंड इन टर्म्स ऑफ हाईवे, अगर हाईवे की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट अगर गाड़ी 100 के ऊपर रहती है कंटिन्यू क्रूज कंट्रोल, तो एक 300-280 प्लस मिल जाता है। 280 मिनिमम, 280-300। बाकी कंपनी ने कितना क्लेम किया है? कंपनी ने 490 क्लेम किया है, जो ARAI क्लेम्ड रेंज है। बट कंपनी बताती है कि 400 तक आपको सिटी में मिल जाएगा और 300-350 प्लस हाईवे पे।
बट मैंने जब इसको समृद्धि पे टेस्ट किया तो समृद्धि का स्पीड लिमिट इज 120। तो मैंने 120 पे कंटिन्यू चलाया है क्रूज कंट्रोल डाल के, और कंप्लीटली एसी में, एसी कहीं पे भी कट ऑफ नहीं किया था, तो 280 प्लस मुझे मिला था। अच्छा, 280 समृद्धि पे। यस। अभी जैसे कि आप हाईवे वगैरह पे जाते हो तो कैसा कुछ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है ईवीज का, मतलब चार्जिंग का? अभी जैसा मैं यहाँ से, मेरा घर है पुणे में, रावेत साइड में, तो यहाँ से मेरा गांव जो है तो वो ऑलमोस्ट 580 किलोमीटर है। ओके। तो जब मैं निकला था तो हम क्या करते, जनरली मॉर्निंग में निकलते और ब्रेकफास्ट करते करते हम संगमनेर तक पहुंच जाते हैं। तो संगमनेर के यहाँ पे बहुत सारे चार्जर्स है अवेलेबल, बहुत सारे होटल के यहाँ पे चार्जर्स अवेलेबल है। तो हम जनरली क्या करते कि ऐसा टाइमिंग चूज करते कि मतलब संगमनेर के पास आने तक कोई होटल मिल जाए जहाँ पे चार्जिंग हो, तो हम वहाँ पे चार्जिंग कर लेते, थोड़ा बहुत टॉपअप 20-25%। उसके बाद हम डायरेक्ट जाते हैं समृद्धि से औरंगाबाद के यहाँ पे एक जस्ट जब हम बाहर निकलते तो हाईवे के बाहर ही 1 किलोमीटर में एक फास्ट चार्जर है। ओके। हाईवे पे भी है, जो समृद्धि पे पेट्रोल पंप है, तो एचपी के बहुत सारे स्टेशन पे है, बट वो कैसे है कि वो 30 किलोवाट या 60 किलोवाट के, तो ये जो गाड़ी है तो ये 100 किलोवाट तक ले सकती है पावर। तो वहाँ पे जो है समृद्धि के जस्ट 1 किलोमीटर बाहर वहाँ पे होटल भी है अच्छा खाने के लिए, तो वहाँ पे 120 किलोवाट का चार्जर है। तो ऑलमोस्ट अगर जब मैं गया था तो औरंगाबाद पहुँचते पहुँचते एक 10-15% बच गया था। तो वहाँ पे मैं 100% करवा देता हूँ। 100% वहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट एक 1.5 आवर लगा था। 1.5 आवर, जनरली 1 घंटा तो हमें लगता ही है खाना खाने के लिए। तो हमने मतलब जो टाइम में हमने खाना खाया तो ऑलमोस्ट 100% हो गया था, 97-98%। तो हमें वहाँ से फिर हमारा गांव रहता है ऑलमोस्ट 260 किलोमीटर, तो हम आराम से पहुँच गए थे घर पे। अच्छा, मतलब बेसिकली आपने 2-3 बार चार्ज किया ना? यस, 2 बार हमने चार्ज किया। हाँ। तो हमें ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम लगा नहीं कहीं पे भी। हाँ। इनफैक्ट मैं यहाँ से पंढरपुर भी गया हूँ, हाँ। वहाँ से फिर आगे सोलापुर भी गया हूँ, तो हर जगह पे फास्ट चार्जर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादा लॉन्ग रुकना भी नहीं पड़ता है चार्जिंग के लिए। फास्ट चार्जर बहुत सारे, चार्ज जोन जो है एक ईवी चार्जर, तो उसका बहुत अच्छा है, फास्ट चार्जर है। सेम स्टैटिक का भी है जो 120 किलोवाट का है। तो जो चार्ज जोन का है वो ऑलमोस्ट 150 किलोवाट का है। तो उसमें तो ऑलमोस्ट 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है गाड़ी। ये गाड़ी को जनरली फास्ट चार्जर जब हम लगाते हैं तो 0 to 80% करने के लिए बस हार्डली 40 to 45 मिनट्स लगता है। आफ्टर 85% थोड़ा स्लो चार्ज होना चालू होता है, बिकॉज इनफैक्ट ये ईवी है, तो अगर हम फास्ट चार्ज करते हैं 100 तक तो बैटरी का जो परफॉर्मेंस है आगे जाके वो खराब हो सकता है। तो इसलिए 80 to 100 ये स्लो चार्ज करता है खुद से। अगर फास्ट चार्जर भी रहेगा तो भी ये पूरा 100 या 120 किलोवाट लेता नहीं है, ये 30-15, उसके बाद वो धीरे धीरे स्लो चार्जिंग करते रहता है खुद से। तो अभी तक मुझे कहीं पे भी कुछ भी चार्जिंग का या जो ऐसा लगता है कि रेंज कम है या कहाँ पे मिलेगा चार्जर या कुछ ऐसा कभी भी प्रॉब्लम नहीं आया। इनफैक्ट एक बार जब हम गांव से आ रहे थे तो ऐसा हो गया कि लोड शेडिंग के वजह से बहुत जगह पे, मतलब फ्रॉम संगमनेर टू पुणे, तो बीच में बहुत जगह पे पावर कट था। बट देन टू HP पंप जो है पेट्रोल पंप, उनके पास चार्जर अवेलेबल था बैकअप पे। इवन जियो BP का था बैकअप पे प्लान। तो अभी तक हमें कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आया चार्जिंग का। अच्छा, ये चार्जिंग के स्टेशन है ये मतलब नॉर्मल पेट्रोल पंप पे भी अवेलेबल है क्या? यस, जो नॉर्मल इंडियन yes, वगैरह इंडियन ऑयल का भी है। हाँ। फिर बाद में HP का है, जियो BP का है। तो बहुत सारे पेट्रोल पंप ने लेके रखा है। इनफैक्ट मैंने देखा है कि बैंगलोर हाईवे पे शेल पेट्रोल पंप के पास भी है ईवी चार्जर। सो अभी चार्जिंग टाइम की बात करें तो अभी नॉर्मली आप जो इसका चार्जर है कार के साथ में, घर पे जब आप चार्ज करते हैं तब कितना कुछ टाइम लगता है इसको?
वो इसमें कैसा है, एक तो गाड़ी के साथ जो चार्जर आता है वो 3 किलोवाट का आता है, और कंपनी के पास 2 और ऑप्शन है फास्ट चार्जर के लिए। एक है कुछ 5.4 और 7 किलोवाट का, नहीं सॉरी 7 किलोवाट एंड 11 किलोवाट। ओके। तो वो तो फास्ट चार्जर हो गया। बट मैंने जो कंपनी के साथ आया है, गाड़ी के साथ आया है, तो वही लिया है 3 किलोवाट का। जब वो मैं घर पे चार्ज करता हूँ तो जनरली कैसा है कि मैं 0 से 100% कभी करता नहीं, क्योंकि उतना हम चलते भी नहीं है 0 to 100। तो जनरली मेरी जो गाड़ी चलती है मैक्स, तो वो 50% तक आ गई तो मैं उसको चार्ज करने लगा देता हूँ। फुल नाइट चार्ज को रख दिया तो वो 100% हो जाता है, विच इज़ वेल इनफ। तो अभी तक ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। 3 किलोवाट का जो चार्जर है तो वो कैसा है कि 3 यूनिट पर आवर बर्न होता है, मतलब 3 किलोवाट पर आवर चार्ज करता है। ये जो है व्हीकल, तो इसको ऑलमोस्ट 55 to 60 यूनिट्स या किलोवाट उतना लगता है। अगर 0 to 100 देखे तो ऑलमोस्ट 18 to 20 आवर्स में हो जाता है फुल चार्ज। बट 6 to 8 आवर्स में 50% आराम से हो जाता है, जितना डेली के लिए इनफ है। अभी जैसे कि आपने कहा 50% पे आप चार्ज करते हो, तो 50% कितने दिनों में होता है आपका, मतलब खत्म कब कैसे? जैसे अभी देखा जाए कि गाड़ी लेके मुझे ऑलमोस्ट 40 डेज हो गए। हाँ। और रनिंग ज़्यादा है मेरी। अभी अगर हम देखें ओडोमीटर पे 5270 किलोमीटर दिखा रहा है, तो मतलब 5000 प्लस ऑलमोस्ट आप पकड़ लो 135-140 प्लस किलोमीटर डेली का हो रहा है मेरा। तो 2 दिन इनफ है, मतलब 2 दिन एवरी अल्टरनेट डे में चार्ज को लगाता हूँ। यस, डेली भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट कभी कभार ऐसा होता है कि 50-100 किलोमीटर ही चलता है गाड़ी, तो 3-4 दिन लग जाता है। अभी जैसे अभी गाड़ी है 55% पे, और मैंने लास्ट चार्ज किया था ऑलमोस्ट 3 डेज बिफोर। अच्छा। तो अभी तक चार्जिंग है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसमें इसका वारंटी वगैरह कितनी कुछ है, बैटरी की एंड कार की? जो बैटरी का वारंटी है तो वो 8 इयर्स के लिए दिया हुआ है। 8 इयर्स। यस। और जनरली अगर हम देखते हैं तो जैसे अभी मेरा भी ट्रेंड है, तो ऑलमोस्ट एवरी 5 इयर्स हम गाड़ी चेंज करते रहते हैं। तो बैटरी का भी इतना ऐसा कंसर्न नहीं है। दूसरा मेन बात कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ईवी कार है, बैटरी है, तो 50 to 80% कॉस्ट जो है तो वो बैटरी का ही जाएगा अगर कुछ खराब हुआ या कुछ हुआ, फॉल्ट हुआ तो। बट जब मैंने एग्जीक्यूटिव जो है किया के उनके साथ जब बात किया, तो उन्होंने बताया है कि बैटरी में अगर इनफैक्ट कुछ भी फॉल्ट आता है तो ये कैसे है कि पूरा एक सिंगल यूनिट बैटरी पैक नहीं है, इसमें जो हमारे टीवी का जो रिमोट रहता है तो उसकी तरह सेल्स है उसमें। तो बैटरी निकाल के सेल्स चेक करके जो सेल खराब हो गए वो निकाल के उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो वो अगर कॉस्ट देखा जाए तो हार्डली एक 15 to 20,000 मैक्स कॉस्ट आता है अगर थोड़ा बहुत कुछ फॉल्ट है। और अगर मेजर फॉल्ट है तो बैटरी इज अंडर वारंटी फॉर 8 इयर्स। तो ऐसा सच कुछ प्रॉब्लम है, 8 साल तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। और 8 साल में तो ये मोड ही बदल जाएगा गाड़ी। अभी आप देखो कि इतने सारे गाड़ियाँ निकल रहे हैं, इतने सारे ईवी व्हीकल आ रहे हैं, इतना मॉडर्नाइजेशन आ रहा है, टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड होते जा रही है। अगर हम बैक 5 इयर्स बिफोर देखते हैं तो इतना टेक्नोलॉजी नहीं था, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं था। बट अगर अभी देखते तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है। इनफैक्ट फास्ट चार्जर इतने हो गए कि आप ब्रेकफास्ट करते वक्त चार्जिंग को कर दो और तब तक आपका ऑलमोस्ट 50% अबव हो जाता है, तो दिक्कत नहीं आती है। एंड कार की कितनी वारंटी है? व्हीकल की 3 इयर्स की वारंटी है इसका। 3 इयर्स की? यस। अभी इसमें मोड्स भी आते हैं, आई थिंक 3 हाँ। मोड्स आते हैं, स्पोर्ट, इको एंड नॉर्मल। करेक्ट। सो आप नॉर्मल कौन से मोड पे चलाते हो? जनरली हाईवे पे में देखा जाए तो मैं इको मोड पे ही चलाता हूँ। सिटी में भी नॉर्मल और एल्स इको मोड। स्पोर्ट्स मोड मुझे अभी तक ऐसा कभी लगा नहीं कि यूज करना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में पावर बहुत है। तो अगर सिटी में अगर स्पोर्ट्स मोड यूज करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि व्हील स्पिन होता है, बहुत व्हील स्पिन होता है। हाँ। तो उसके वजह से इश्यू आ सकता है। एंड आई प्रिफर कि शॉफर ड्रिवन व्हीकल रहता है मेजरली। मेरे पास ड्राइवर है तो मेजरली मैं उसको लेके जाता हूँ, और एल्स फैमिली रहती है तो कंफर्ट इज व्हाट आई प्रिफर।
तो उसके वजह से स्पोर्ट्स मोड बहुत रेयरली, अगर कोई बैठा है किसी को दिखाना है गाड़ी, या कभी ऐसा है कि एकदम तुरंत क्विक पिकअप लेना है हाईवे पे, तो तभी स्पोर्ट्स मोड डालता हूँ, और एल्स नहीं, मेजरली तो यूज ही नहीं होता है। Okay. इको मोड इज बेस्ट मुझे तो लगता है। अच्छा, जो आप मोड्स बता रहे हो, मोड्स में कुछ डिफरेंस होता है रेंज में? फील मतलब रेंज में कुछ डिफरेंस आता है? यस, अगर मोड हम चेंज करते हैं तो ऑलमोस्ट एक 10 to 15 किलोमीटर्स का डिफरेंस आता है, जो इसके ओडोमीटर पे दिखाता है। हाँ। बट अगर रियली देखा तो अगर हम 50 किलोमीटर्स अगर रेंज चलाते हैं कोई मोड में, अगर स्पोर्ट्स मोड में मैं चलाता हूँ तो ऑलमोस्ट एक 10% का डिफरेंस आता है हर एक मोड में। 10% में? यस। ओके, अभी जैसे कि नॉर्मल कार तो रहती है, उनकी सर्विसिंग वगैरह अपनी करनी रहती है। Correct. तो इसका कैसा है, मतलब बैटरी का कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ मंथ्स वगैरह, ईयर्स में, कैसा कुछ है? यानी कि सर्विस कैसी? इंजन तो है नहीं वैसे भी। अभी जब मैंने एक व्हीकल ली है तो उन्होंने मेरे को गाइड किया कि फर्स्ट सर्विस जो है तो दैट वुड बी डन ऑन 1000 किलोमीटर, सेकेंड जो है वो 10,000 पे होगी, और थर्ड जो है वो 20,000 पे होगी। तो ये जो 3 सर्विस है तो दिस आर फ्री सर्विसेज। अभी फ्री सर्विसेज में क्या है कि वहाँ पे लेबर कॉस्ट नहीं लगेगा, जो बाकी का कॉस्ट रहेगा, समझ लो अगर कोई वेयर एंड टेयर होता है पार्ट, या आप समझ लो जो रेगुलर मेंटेनेंस में निकलता है, तो वो सब कॉस्टिंग तो एज इट इज लगेगा। बट इसमें कैसा है कि इंजन नहीं है, तो सबसे मेजर जो पॉइंट आता है कि ऑयल चेंज, फिल्टर चेंज, तो वो सब चीज़ें नहीं है इसमें। सेकेंडली कि जब ये अभी मेरा 1000 के ऊपर हुआ इसका, तो मुझे ज़ीरो कॉस्ट लगा, क्योंकि वहाँ पे 1000 किलोमीटर में क्या है कि जनरली व्हीकल जाती है, उनके पास उनके सॉफ्टवेयर्स है, वो प्लग इन करके चेक कर लेते हैं कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक यूनिट सही से चल रहा है कि नहीं, प्रॉपरली वर्किंग है कि नहीं, कहीं पे फॉल्ट है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो सब चेक कर लेते हैं। फिर बाद में आपका बैटरी पैक प्रॉपर है, चार्जिंग हो रहा है कि नहीं, ब्रेक कैलिपर पिन हो गया, वो सब चेक कर लेते हैं। तो वो तो सब कुछ पूरा ज़ीरो अमाउंट में हो गया मेरा। सेकेंड सर्विसिंग जो है मेजरली उसमें सब कैलिपर पिन ओपन होके, फिर बाद में फ्रंट हब पूरा कंप्लीट जो है इलेक्ट्रॉनिक्स सब अच्छे से चेक होगा। जनरली इसका जो मैंने उन शोरूम से बात की है तो उन्होंने बोला है कि रफली एक 3-3.5 हज़ार में सर्विसिंग हो जाता है इसका। जो मेजर कॉस्ट है दैट इज लेबर कॉस्ट ही, क्योंकि कैसा है कि दिस इज ईवी प्रोडक्ट, तो ईवी प्रोडक्ट के लिए जो लेबर यूज होता है, सो दोज आर ट्रेंड लेबर जो कंपनी बताती है, क्योंकि ये कैसा है कि आईसी इंजन नहीं है, तो आपको रेगुलर टेक्नीशियन नहीं कर पाएगा। तो जो प्रोफेशनल है, जो ये गाड़ी को हैंडल कर सकता है, तो वही लोग लगता है। तो थोड़ा सा लेबर कॉस्ट ज़्यादा रहेगा, बट बाकी सब चीज़ें कुछ नहीं है इसमें। तो जैसे मैंने बताया कि 3 से 4 हज़ार मैक्स, 4 हज़ार के अंदर सर्विसिंग हो जाता है इसका। मतलब देखा जाए तो ठीक है, अफोर्डेबल है। यस। इन अगर जैसे मैंने बताया कि मेरे पास सेल्टॉस भी है, तो सेल्टॉस में मुझे जो सर्विसिंग कॉस्ट है, पेड सर्विसिंग, तो वो ऑलमोस्ट एक 10 to 12,000 एटलीस्ट होता है मेरा। और इसका रेगुलर सर्विसिंग कॉस्ट जो जाएगा मेरा 3,500 मैक्स अप्रॉक्स उतना जाएगा। ओके, एज यू सेड आपने इसमें स्पेंड किए 25 लाख। यस। तो अभी 25 लाख स्पेंड तो कर दिए, रनिंग कॉस्ट वगैरह सब कुछ कम हो गया है, बट परफॉर्मेंस का क्या, परफॉर्मेंस मिल रही है आपको इसमें? ऑब्वियसली अगर हम इतने प्राइस पॉइंट पे जाते तो मतलब वो मेजर फैक्टर भी बन जाता है। यस। तो मैंने कंपेयर भी करके देखा, और डे टू डे लाइफ में मैं सेल्टॉस भी यूज़ करता हूँ, ये भी यूज़ करता हूँ। जब से ये गाड़ी है ये तो ज़्यादा तो यही रनिंग में है। अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो सेल्टॉस में कैसा है कि वो डीजल इंजन है मेरा, नो डाउट उसमें भी टॉर्क है, पावर है अच्छा खासा, बट अगर इन दोनों को आमने सामने कंपेयर करते तो इसमें पावर जो बूस्ट मिलता है तो वो बहुत अच्छा है। इनफैक्ट नॉर्मल मोड पे इतना खतरनाक बूस्ट मिलता है कि मुझे स्पोर्ट्स मोड डालने की ज़रूरत भी नहीं है। और मैन्यूअर बोलो या किसी को ओवरटेक करना हो तो ये बहुत स्मूथली आराम से अच्छे से ओवरटेक कर लेती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके, एज कंपेयर करें सेल्टॉस के डीजल से, तो आपका कहना है मतलब बेटर है? वेरी मच बेटर। ओके, परफॉर्मेंस वाइज हाईवे वगैरह पे जाते तो स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है?
जैसे हमने बात किया कि मैंने इसकी टॉप स्पीड भी देखी है, तो ये 170 टच कर लेती है। और टू बी फ्रैंक, जब मैं समृद्धि पे चला रहा था तो इनिशियल मैंने क्रूज नहीं लगाया था, तो जब मैं चला रहा था तो 120 कैसे टच हो गई मुझे भी पता नहीं चला। इनफैक्ट इतनी स्टेबल थी ये गाड़ी कि मुझे लगा ही नहीं, फील ही नहीं हुआ कि ये 120 पे चली गई। इनफैक्ट पूरी गाड़ी लोडेड थी, हम 5 जन थे और पूरा लगेज भी भरा हुआ था। देन टू आराम से ये 120 टच हो गई, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया गाड़ी को। सो बाकी बॉडी रोल वगैरह तो नहीं होगा ना इसमें? बॉडी रोल कंपेयर टू ऑल अदर छोटे एसयूवीज जो है तो इसमें थोड़ा बहुत है। सेल्टोस से कंपेयर किया तो इसमें थोड़ा बहुत है, क्योंकि ये थोड़ा हाइटेड है सेल्टोस से, और ग्राउंड क्लियरेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है जो कंपनी क्लेम्ड है, तो थोड़ा सा बॉडी रोल है, बट दैट इज अ स्वीट बॉडी रोल। मतलब पता माइनर होगा। हाँ माइनर है, पता नहीं चलता है ज़्यादा। सेकेंडली कि इसके सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, कंपेयरिंग विथ सेल्टोस तो मुझे तो बहुत अच्छे लगे। इसके सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्ट्रीम्ड लाइन है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा बाउंसी है, बम्पी है, बट बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छा है। ओके, जैसे कि अभी ये एमपीवी है तो Yes. प्रॉपर इसको अपन 7 सीटर कह सकते हैं। एक तो होती है मतलब वो नाम के लिए 7 सीटर होती है, बट ये एमपीवी सेगमेंट में आती है तो 7 सीटर है प्रॉपर। बट Yes. इसमें कोई थर्ड रो में बैठा है अभी तक? हाँ, जनरली अभी टू बी फ्रैंक, जब हम फैमिली फ्रेंड्स सब लोग रहते हैं 7 to 8 पीपल, तो मेरे मॉम का सबसे बेस्ट सीट है सबसे पीछे वाला रो। तो जब भी हम बाहर कहीं जाते हैं तो मॉम अपना पीछे वाला सीट छोड़ती नहीं है। अच्छा, तो मतलब मॉम को बहुत कंफर्टेबल लगता है बैक साइड में, तो मतलब कितना कंफर्टेबल है। कितना हाइट का बंदा पीछे बैठ सकता है? मेरी मॉम है ऑलमोस्ट 5 feet 1, 5 feet 2 inch। ओके, बट अडल्ट्स के लिए आई वोंट प्रीफर थर्ड रो, क्योंकि अगर कोई भी 7 सीटर देखे तो वो अगर 5.5-6 का है तो वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेगा ही। हाँ, अगर 50-100 के अंदर है तो ठीक है, बट दैट टू फॉर 5.5 feet। 5.5 के ऊपर रहेगा थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा, बट 5.5 के नीचे है तो दैट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। एंड सेकंड रो? सेकेंड रो इज वे कंफर्टेबल। इनफैक्ट मेरे पास पहले पुराने जनरेशन की इनोवा भी थी, तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू इनोवा कंफर्ट है। पीछे 3 जन भी आराम से बैठ के जा सकते लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, क्योंकि हमने यहाँ से, जैसे अभी पुणे से पंढरपुर है ऑलमोस्ट 250, तो हम 7 पीपल थे, आगे 2, बीच में 3 और सबसे पीछे 2, तो बीच में के भी लोग बहुत कंफर्टेबल थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और सेकेंड रो इज़ ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल। सबसे मेन बात कि बहुत सारे 7 सीटर में क्या होता है कि जो मिडल रो रहती है तो वो एडजस्ट नहीं होती है फ्रंट बैक, बट इसमें स्लाइड होती है। करेक्ट, तो इसमें स्लाइड हो सकती है, तो उसके वजह से बहुत कंफर्टेबल है। समझ लो अगर 4 या 5 जन ही है तो अगर स्लाइड करके हम पीछे ले लेते हैं तो बहुत कंफर्टेबल रहता है। रिक्लाइनिंग का भी ऑप्शन होगा ना? करेक्ट, रिक्लाइनिंग का भी ऑप्शन है, उसकी वजह से एकदम बहुत अच्छे से कंफर्टेबल जा सकते हैं मिडल रो के लोग। और स्टीयरिंग की कैसा, मतलब स्टीयरिंग रिस्पॉन्स? स्टीयरिंग बहुत सारे लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा छोटा लगता है, बट व्हेन आई ड्राइव तो मुझे प्रॉब्लम नहीं आता है, क्योंकि बाकी किया के कार से कंपेयर कर तो इसका थोड़ा सा अलग है स्टीयरिंग। हाँ, इसका कैसा है कि टॉप एंड बॉटम डी कट व्हील है, ड्यूअल डी कट है। हाँ, ड्यूअल डी कट है, तो उसकी वजह से लोगों को लगता है कि स्टीयरिंग व्हील छोटा है, बट मुझे नहीं लगता है कि स्टीयरिंग व्हील छोटा है। अगर हम लेफ्ट टू राइट देखें तो स्टीयरिंग व्हील इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू सेल्टोस। बस इतना है कि सेल्टोस का जो है तो वो स्टीयरिंग थोड़ा सा मोटा है, सो ठीक है, इसका थोड़ा सा ऊपर नीचे पतला लगता है, बट बाकी कुछ नहीं। स्टीयरिंग फीडबैक इज वेरी स्मूथ। अगर हम हार्ड प्रेस करते हैं तो स्टीयरिंग स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी मिलती है, तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं है ड्राइव करते वक्त। एंड स्पोर्ट मोड में भी थोड़ा स्टिफ हो जाता होगा? यस, जैसे आप मोड चेंज करते हो वैसे ही इसका स्टीयरिंग भी जो है तो वो लाइटर हो जाता है। इकोनॉमी मोड पे, नॉर्मल मोड पे थोड़ा सा स्टिफ रहता है, और स्पोर्ट्स मोड पे जैसे डालते हैं तो एकदम सटीक
स्टिफ हो जाता है। ब्रेकिंग वगैरह कैसी, ब्रेकिंग के बारे में? ब्रेकिंग बहुत अच्छी है। ऑल 4 डिस्क ब्रेक आते हैं इसमें? यस, ऑल 4 डिस्क ब्रेक है। कभी ऐसे लगा नहीं कि ब्रेकिंग जो है मुझे बहुत हार्ड करना पड़ता है या गाड़ी रुकती नहीं है जल्दी। तो ब्रेकिंग बहुत स्मूथ है, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर मैं कहीं पे रुक जाता हूँ तो इसमें ऑटो होल्ड भी ऑप्शन है, तो खुद से ही ब्रेकिंग कर लेती है। सेकेंडली कि बीइंग ईवी तो इसमें रीजनरेशन मोड्स भी है, 3 लेवल ऑफ रीजनरेशन है। और एक एड ऑन आई पेडल है। आई पेडल में ऐसा है कि सिंगल पेडल यूज करके आप गाड़ी चला सकते हो, जिसमें आपको ब्रेक यूज करने की जरूरत ही नहीं है। मेजरली जब मैं सिटी में रहता हूँ तो आई प्रीफर आई पेडल, जिसमें मुझे फिर ब्रेक भी यूज करने की जरूरत नहीं। कहीं पे स्टॉप हो गए तो गाड़ी स्टॉप भी हो जाता है खुद से, जिसमें मुझे ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं है। और स्टार्ट करना है तो वैसे ही पंच दे दो थोड़ा, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली चलने लगती है आइडल स्टॉप वाला? आइडियल स्टॉप में। अच्छा, जो रीजनरेटिव आपने कहा उसमें कुछ इफेक्टिव है वो? हाँ, अभी जैसे अगर हम देखते हैं तो अभी 54% बैटरी है और बहुत टाइम से गाड़ी चालू भी है। तो जब हम आए थे तो ऑलमोस्ट 280 प्लस का रेंज दिखा रहा था 57% में। तो रीजनरेशन यूज कर करके मुझे अभी अगर हम ऑन एन एवरेज निकालते हैं तो 400 प्लस ही मुझे सिटी में दे रही है। अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग निकालता हूँ तो ये जो गाड़ी है मुझे अगर मैं घर पे चार्ज करता हूँ तो ऑलमोस्ट 1.5 रुपीज पर किलोमीटर मुझे गिर रही है। 1.5 रुपीज। अच्छा। और इनफैक्ट अगर हम टू व्हीलर भी देखते हैं बहुत सारे तो वो ऑलमोस्ट 2 रुपीज के से ज़्यादा ही जाता है। और बीइंग 7 सीटर तो ये तो बहुत अच्छा है मेरे लिए कि कॉस्ट कंपेयर अगर करते हैं तो बहुत सेविंग होता है। वेयरएल्स अगर मैं सेल्टोस का भी देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 8 रुपीज पर किलोमीटर मेरा रनिंग कॉस्ट निकल रहा है डीजल का। और जो पेट्रोल बलिनो है उसका ऑलमोस्ट 6.5 to 7 रुपीज पर किलोमीटर जा रहा है पेट्रोल ऑटोमेटिक बलिनो का। बट ये अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो मेरा बहुत फ्यूल सेविंग हो रहा है, बहुत पैसा सेविंग हो रहा है। नहीं, फिर तो बहुत सही है। और इनफैक्ट अगर मैं अगर मैं बाहर भी चार्ज करता हूँ, जैसे मैंने ऑलमोस्ट 30 to 40 या 50 अप्रॉक्स 50% मैंने बाहर भी चार्ज किया इसको, तो वो भी मैक्स टू मैक्स 3.5 रुपए पर किलोमीटर चार्ज मेरे को गिरा है अभी तक। उसमें बाहर करते हो तो कोई ऐप वगैरह आते होंगे ना? यस, बहुत सारे अलग अलग चार्जर्स है, जैसे स्टैटिक हो गया, फिर बाद में चार्ज जोन हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं जो अलग अलग है। जियो बीपी का अलग है, फिर बाद में इंडियन ऑयल का अलग है, एचपी पेट्रोल पंप का अलग है, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग। ओके, इसमें इतने सारे फीचर्स आते तो एनी काइंड ऑफ ग्लिचेस लगा पूछ? अभी तक तो ग्लिचेस या ऐसा कोई प्रॉब्लम आया नहीं है। इनफैक्ट इसका जो पूरा कंट्रोल पैनल है तो बहुत अच्छा लगता है, प्रीमियम लगता है। तो मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम तो आया नहीं है गाड़ी में। ओके, बाकी नॉर्मल गाड़ियों में तो यहाँ पे उसका गियर लीवर वगैरह आ जाता है? यस, इसका गियर लेवल एक्चुअली ये साइड में दिया है, सिमिलर टू मर्सिडीज की तरह ही यहाँ पे। और गियर नॉब के ऊपर ही आपको ईवी का स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है चालू करने के लिए। ओके, इसमें जो ये भी आता होगा एडास वगैरह? हाँ, ये गाड़ी को एडास लेवल 2 है। हाईवे के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जब भी मैं हाईवे पे जाता हूँ तो इसका क्रूज कंट्रोल, स्मार्ट क्रूज कंट्रोल बोलते हैं, तो वो मैं चालू कर देता हूँ, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल। उसमें क्या होता है कि जो आगे की गाड़ी है तो उसकी स्पीड एडजस्ट करके हमारी जो स्पीड है वो सिंक्रोनाइज करके गाड़ी आराम से चलते रहती है। अगर आगे वाली गाड़ी स्टॉप भी हो गई तो ये आराम से स्टॉप हो जाती है, आगे वाली गाड़ी चली गई आगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद से पिकअप ले लेती है। ओके, बाकी स्पीकर वगैरह? स्पीकर बहुत अच्छे है, बोस के स्पीकर है इसमें, तो अभी तक मुझे ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है। नो डाउट बेस क्वालिटी बहुत अच्छा है, लाउड बहुत अच्छा है। और कुछ आपको इसमें ऐड ऑन करना है, प्रोज या कॉन्स? प्रोज अभी तक तो ऐसा है कि प्रोज तो बहुत सारे हैं जैसे हमने बात किए। अगर कॉन्स की बात करें तो एक तो ऐसा है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि बिल्ड क्वालिटी में थोड़ा सा कंपनी ने थोड़ा वर्कआउट करना चाहिए। मुझे अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अगर इसको बिल्ड क्वालिटी पे वर्क करते हैं कंपनी, या जैसे अभी टाटा हो गई, महिंद्रा हो गई, वो कैसे उनके एन कैप में जाके स्टडी करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं
ये गाड़ी को अभी तक उन्होंने चेक नहीं किया है, टेस्ट नहीं किया है मेरे हिसाब से, जितना मुझे नॉलेज है। तो करना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली आई थिंक कि 3 स्टार तो एटलीस्ट आ जाएगा। मुझे अभी तक ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, फील तो नहीं हुआ। इनफैक्ट सेल्टॉस से अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ तो इसका जो डोर है, जो हम थर्ड बोलते हैं जब डोर लगाते हैं, तो वो वे बेटर है, हेवी डोर है। अभी क्या हो गया है कि पूरी फैमिली जब सेल्टॉस से इसमें स्विच हुई तो उनको डोर सॉफ्टली लगाने की आदत हो गई है, बट इसको थोड़ा सा हार्ड पुश करना पड़ता है। थोड़ा सा हेवी डोर है सेल्टॉस से, तो थोड़ा सा हार्ड पुश ऑन करना पड़ता है, तभी डोर लगता है ये सेल्टॉस का। ओके, इसमें फीचर्स भी आते हैं, 360 डिग्री कैमरा हो गया, Yes. वेंटिलेशन सीट, तो इसमें 360 डिग्री कैमरा है, वेंटिलेटेड सीट है, फ्रंट वेंटिलेटेड। इसका 360 डिग्री हाँ। कैमरा भी क्वाइट अच्छा है। क्लियरिटी वगैरह कैसी है? क्लैरिटी बहुत अच्छी है, मुझे अभी तक कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आया। नहीं, होंडा और किया के कैमरा इंफोटेनमेंट सही रहता है। इनफैक्ट जैसे अभी मैंने सेल्टॉस चलाया तो मुझे कैमरा क्वालिटी पता है, तो बहुत अच्छी है। जैसे अभी आप अभी भी देख सकते हो 360 सराउंडिंग कैमरा, तो सब कुछ क्लियर है। इनफैक्ट अभी रात है, नाइट टाइम है, तो भी बहुत अच्छे से क्लियरली दिख रहा है हमें गाड़ी के आजू बाजू क्या है क्या नहीं। कैमरा क्वालिटी से। बाकी वेंटिलेटेड सीट भी आती है। वेंटिलेटेड सीट्स है, बहुत अच्छे है। हीटेड वाले नहीं आते ना? हीटेड नहीं है इसमें, वेंटिलेटेड है। और कुछ ऐड करना है आपको? दूसरा एक अगर हम देखें तो ये गाड़ी का कैसा है कि ग्लास पैनल जो है वो थोड़ा सा बड़ा है इसका। उसके वजह से क्या होता है कि जब बहुत हेवी धूप रहती है तो थोड़ा सा गाड़ी के अंदर गर्म होता है। उसके लिए मैंने क्या किया है कि वी कूल का जो फिल्म आता है, हीट रेजिस्टेंस फिल्म, तो वो लगा के रखा है। तो अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पहले थोड़ा सा इश्यू था क्योंकि गाड़ी लंबी भी है, बड़ी भी है, तो इसका जो ग्लास एरिया है तो वो ज़्यादा है, तो थोड़ा सा मुझे पहले फील हो रहा था। बट आफ्टर अप्लाइंग दी फिल्म तो अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है हीट का भी। बाकी इसका ग्लास साइज बड़ा है, उस वजह से विजिबिलिटी अच्छी है। यस, नो डाउट, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। गाड़ी थोड़ी लंबी है बट विजिबिलिटी अच्छी है, उसके वजह से सिटी में मैन्यूवर करने के लिए तो बहुत आसान है। तो सिटी में दिक्कत नहीं आती आप गाड़ी चलाओ तो? बिल्कुल नहीं, अभी तक मैंने जितनी भी चलाई है तो कहीं पे भी प्रॉब्लम आया नहीं। हाँ, बस पार्किंग के लिए थोड़ा सा इश्यू आता है क्योंकि थोड़ी लंबी है गाड़ी, तो अगर पार्किंग छोटा रहेगा, शॉर्ट रहेगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आता है। बट चलाने के लिए इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग तो अभी तक मुझे कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आया। सो मैम भी साथ में इनके बहन है हिमांशु जी के। सो मैम, आपको कैसा लगा इस गाड़ी के बारे में? आपका क्या एक्सपीरियंस है? मेरा एक्सपीरियंस बोले तो पीछे बैठने के बाद बहुत कंफर्टेबल रहता है। लाइक मैं भी 5'2" हूँ, लेकिन फिर भी मेरा नी के यहाँ से स्पेस भी बहुत अच्छा है। इवन मैंने पीछे बैठ के भी देखा है, पीछे भी बहुत कंफर्टेबल सीट है एंड कुशन भी अच्छा है। सो कंफर्टेबल, हम लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए अगर गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है इससे। ओके, आपको क्या क्या फीचर्स अच्छे लगे इसमें? इसमें फीचर्स देखो तो पीछे से अगर देखोगे तो बहुत लंबा गाड़ी दिखता है, लाइक वो मुझे पसंद है। देन कंफर्टेबल सीट्स पीछे भी है एंड लॉन्ग है, हम लोगों को लॉन्ग रूट के लिए कंफर्टेबल चाहिए। प्लस मम्मी को भी थोड़ा सा पैर सूजन वगैरह आता है, सो शी कैन लाइक लीन कर सकती है, वो आराम से बैठ सकती है। हमारा कंफर्टेबल ड्राइविंग होता है, हम लोग पहुंचने के बाद भी उसको रिलैक्स्ड रहती है। लाइक हेल्थ का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, पैर पेन कर रहा है बैठे सिटिंग में ऐसे। तो आपका कहना मतलब कंफर्ट वाइज बहुत कंफर्ट वाइज बहुत अच्छा है। आप ड्राइव करते हो? हाँ, मैं ड्राइव करती तो हूँ। आपने ये ड्राइव करके देखी? हाँ, देखिए। तो आपका ड्राइविंग में कैसा एक्सपीरियंस है? थोड़ा बहुत मैंने अभी तीनों गाड़ी चलाई है तो मुझे ये बहुत ज़्यादा स्मूथ लगता है। लाइक इवन स्टीयरिंग देखा तो बहुत स्मूथली एकदम लाइक सॉफ्ट मूवमेंट रहता है उसका। लाइक जब ड्राइव करके साइड को लगाना होगा या फिर कोई कंजस्टेड एरिया में से निकालना होगा तो ये ऑटोमेटिकली मुझे डिटेक्शन भी देता है, लाइक इस साइड से कोई आ रहा है, सो कोलिजन रहेगा या फिर सामने कोई ऑब्जेक्ट है। सो मुझे पहले ही ब्रीफ्ड रहता है कि आगे कुछ तो है, मुझे पहले से स्लो होना है। सो इसके अलार्म सिस्टम्स भी अच्छे हैं। सो अभी एंड कर देते, वीडियो बहुत लंबा हो गया वैसे भी। ही है। सो अगर कोई ईवी में जाना चाहता है सो उनको आप रिकमेंड करोगे ये, या कुछ और ऑप्शन ट्राई करने बोलोगे? अगर कोई ईवी में जा रहा है और उसको कंफर्ट चाहिए, 7 सीटर चाहिए, तो आई विल प्रीफर कि गो फॉर किया क्लेविस ईवी।
बिकॉज ये सेगमेंट में, ये बजट में इससे अच्छी गाड़ी और नहीं है अभी तक. BYD की है एक, बट वो 30 प्लस जाती है. सो Y2 पे 4 लाख अबव दिस व्हीकल. और उस ब्रांड का इतना स्कोप भी नहीं है. हाँ, BYD जैसे सबको पता है, इट इज़ अ चाइनीज ब्रांड. किया इज़ वे बेटर. अब मेरे पास पहले भी किया की गाड़ी थी. सेकेंड लेने का वही था कि ट्रस्ट है कि कहीं पे भी कुछ भी हो जाए तो आपको सपोर्ट मिलेगा. सो आई विल प्रीफर दिस ऑन एनी अदर कार इन दिस प्राइस सेगमेंट. नो डाउट किया में आपको रिलायबिलिटी, स्टेबिलिटी सब Correct. कुछ जिन्होंने मतलब बोलते हैं ATR तो वो मिलती है उतनी. यस, किया Hyundai जो भी होगी. Yes. सो आप सेटिस्फाइड हो इस कार के साथ में फुल्ली? यस, वेरी मच सेटिस्फाइड. और जो ये गाड़ी लेने के बाद मेरा सेविंग हो रहा है, ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ सेविंग हो रहा है अगर मैं कंपेयर करूँ तो. ओके. तो बहुत अच्छी गाड़ी है, नो डाउट. आई विल रिकमेंड टू एवरीवन. इनफैक्ट मैं किया को भी सजेशन दूंगा कि प्लीज प्रमोट दिस व्हीकल, क्योंकि ये बहुत अच्छी गाड़ी है. वही कुछ ज़्यादा मतलब उनके एड्स वगैरह आते नहीं इस गाड़ी के Correct. रिलेटेड. तो आई विल, मेरे को तो बस इतना ही बोलना है कि किया इंडिया ने थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए. नो डाउट उन्होंने प्रोडक्ट बहुत अच्छा निकाला है. अगर इसको प्रमोट करेंगे तो नो डाउट ये बहुत आगे चलेगी, अच्छी चलेगी. क्योंकि ये MP में भी एक ही गाड़ी है, बाकी Yes. BYD के आपने जैसा अभी कहा. फिलहाल एक ही गाड़ी है. हाँ. एक है जो आने वाली है XUV जो है हाँ, उनका 700. हाँ. तो उनका इलेक्ट्रिक वेरिएंट आने वाला है 7 सीटर में. बट आई डोंट थिंक कि वो 33 के बिलो आएगा. हाँ, उसका क्योंकि प्राइस पहले ही 9E जो है हम्म. टॉप मॉडल उसका 33 प्लस है. तो उसके नीचे वो तो निकालेगी नहीं. क्योंकि जो उनमें 9EV में फीचर सारे तो वो Correct. उसमें देने वाले हो. करेक्ट. तो अगर आखिरी में रेटिंग की बात करें 10 में से कितना दोगे? आई विल गिव अबाउट 10 अगर Above मैं 10. दे पाता हूँ तो. So thank you so much Himanshu Yes. for giving your experience and valuable time for giving. यस. Thank you so much ma'am. थैंक यू. Okay.